तो नमस्कार है आप सभी को और सबका स्वागत है हमारी कक्षा में। आप लोगों ने पिछले 2 नाटक पढ़ लिए होंगे। जी मैम। मैंने पूरे नाटक इसलिए अच्छे से पढ़ा दिए थे कि एक एक पंक्ति आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अच्छी बात है, अगर आपको पूरा नाटक समझ में आ गया, नोट्स भी आप मेरे कहे अनुसार बना लेंगे तो आपका ही भला रहेगा, आप बेनिफिट में रहेंगे। अभी से जैसे पूरे नोट्स मैंने जो जो पेपर में आ सकते हैं सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो नाटक दोनों समझा दिए थे। और आज की क्लास में नाटक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध, इसके बिना हिंदी का कोई पेपर नहीं होता बच्चों, ये इतना प्रसिद्ध नाटक है। इवन आप लोगों ने चाहे बीए में पढ़ा होगा चाहे एमए में पढ़ा होगा, मास्टर्स में, ये नाटक आपने पढ़ा जरूर होगा, मुझे उम्मीद है। नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। लेखक है, कौन लेखक है? वही जयशंकर प्रसाद जी, जो ऐतिहासिक नाटकों के लिए जाने जाते हैं। इतना प्रसिद्ध नाटक है कि इसके गीत भी आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं, और इसके संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे हिंदी का कोई भी पेपर हो जिसमें साहित्य आता है। तो समझ जाइए इसकी महत्ता। चलिए मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1931। प्रकाशन वर्ष है 1931। इसमें टोटल मिला के 4 अंक हैं। आपने वो पिछले दोनों नाटक पढ़े थे, अंकों को याद रखना, उसमें 6-6 अंक थे। इस नाटक में केवल 4 अंक हैं। अब अंकों में भी बहुत मतलब अंक तो 4 हैं, उनके भी अंदर बहुत सारे सीन ऐसे हैं आपको समझ में मतलब मैं इसीलिए लाइन टू लाइन एक पूरा नाटक पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। 4 अंक हैं और इसका आधार क्या है बच्चों? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का इतिहास इसमें दिखाया गया है। सुना होगा ये नाम तो सबने, भारतीय जो है सबने सुना होगा चंद्रगुप्त जी का नाम, महाराजा चंद्रगुप्त। तो इनका इतिहास इसमें दिखाया गया है। नाटक के पात्र, मैंने ये पूरा पीडीएफ जो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये ओरिजिनल पीडीएफ है। इसमें बहुत सारी बातें आपने शुरू में देखी होंगी, मैं इसका शुरू से दिखा देती हूँ। पेज नंबर 52 से हम लोग ये पढ़ेंगे, 53 से। हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग के पेज से ही इसमें थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। कहानी तो इसमें मतलब नाटक तो है ही, नाटक के अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप पढ़ोगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये आ जाता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ऐतिहासिक नाटक। ये लाइब्रेरी से एक बुक है, उसका पीडीएफ बनाया गया है, देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का, ग्रंथ संख्या 21 है, भारती भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित, 11वां संस्करण है इस नाटक का ये। और संवत 2015 में ये प्रकाशित हुआ था। मूल्य 3 रुपये लिखा हुआ है। इलाहाबाद से है। प्रकाशक का वक्तव्य है, ये तो प्रकाशक का वक्तव्य है। चलिए मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा इसको भी। प्रसाद जी न केवल कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार अथवा नाटककार ही हैं, बल्कि वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक भी हैं। हिंदी में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विशद ऐतिहासिक विवेचना सबसे पहले प्रसाद जी ने ही की थी। यह उस समय की बात है जब चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र का आविष्कार मात्र हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी हुई है, सभी जानते हैं। एवं पुरातत्व के देशी अथवा विदेशी विद्वान चंद्रगुप्त के विषय में उदासीन से थे, मतलब नहीं जानते थे चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा। संवत 1966 में प्रसाद जी ने अपनी यह विवेचना चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रकाशित की थी, जो प्रस्तुत नाटक के प्रारंभ में सम्मिलित है। इस उत्कृष्ट नाटक के लिखने की भावना भी प्रसाद जी के मन में उसी समय से बनी हुई थी। इसी के नमूने पर एक छोटा सा रूपक कल्याणी पढ़ने के नाम से उन्होंने लिखा। याद रखना कि ये भी प्रश्न आता है कभी कि चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद जी का, उसका पूर्व रूप क्या था, पहले ये किस उसमें प्रकाशित हुआ था? तो कल्याणी परिणय के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। छोटा सा था ये, जो अगस्त 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो जानकारी नोट कर लीजिएगा। कल्याणी परिणय रूपक था, छोटा सा रूपक था, और जो किस में प्रकाशित हुआ था? नागरी प्रचारणी पत्रिका में 1912 में प्रकाशित हुआ था। किंतु वह हिंदी का अनुवाद युक्त था और सन 17 में D.L. राय का चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया। अतएव इस मौलिक कृति को लोग उतने आकृष्ट न हुए जितने उस अनुवाद के प्रति। फलतः वही अनुवाद हेर फेर के साथ कई रूपों में हिंदी पाठकों के सामने लाया गया। फिर भी प्रसाद जी की मौलिक प्रतिभा इस सुंदर ऐतिहासिक नाटक को अपने ढंग पर लिखने में प्रवृत्त हुई, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वे अपने प्रयास में सफल ही नहीं, पूर्ण सफल हुए।
भाषा, भाव, चरित्र, चित्रण सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश इतना मार्मिक हुआ है कि प्रसाद जी की लेखनी पर अत्यंत मुग्ध हो उठना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी समझ में प्रसाद जी के बड़े नाटकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कल्याणी पढ़ने भी यथा प्रसंग परिवर्तित और परिवर्धित होकर सम्मिलित हो गया है। यह ग्रंथ 2 वर्ष पहले प्रेस में दे दिया गया था, किंतु ऐसे कारण आते गए कि यह अब के पहले प्रकाशित न हो सका। हमें इसका खेद है। अस्तु यह वर्षों का अन्वेषण पूर्ण उद्योग आज इस रूप में हम पाठकों के सामने बड़े हर्ष के साथ उपस्थित करते हैं। पहले संस्करण से ये लिया गया है। रथ यात्रा 88 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिय मित्र राय कृष्णदास को प्रीति उपहार के रूप में लिखा गया है। चलिए, ये चंद्रगुप्त में हर्षचरित की पंक्तियां ली हुई हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक के शुरू में जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं। हर्षचरित के उससे ली गई हैं। अंगद वेदी वसुधा कुल्य जलधि स्थली च पातालम वल्मीकस्य सुमेरु कत प्रतिज्ञस्य वीरस्य, ये यहाँ से हर्षचरित से लिया गया है। चलिए, अब मैं आ जाती हूँ। इसमें आगे प्रसाद जी ने सारे वंशों के बारे में जानकारी दी है। ये मौर्य वंश, आप लोग इसको बाद में पढ़ना। फिलहाल मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ले चलती हूँ नाटक की तरफ। पात्रों को आप ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा पात्र का परिचय। देखिए, पात्र परिचय में पुरुष पात्रों का परिचय अलग से दिया है, नारी पात्रों का अलग से। पुरुष में है चाणक्य, जो विष्णुगुप्त भी कहलाते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं। नंद जो है ये मगध के सम्राट हैं। याद रखना, राज्यों को अलग अलग करके आप ध्यान देना। नंद जो है मगध के सम्राट हैं। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि जो कात्यायन ऋषि के नाम से भी आए हैं, ये मगध के अमात्य हैं। शक्टार मगध का मंत्री है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण ये मालवगण का मुख्य कुमार है। मालवगण मुख्य का ही कुमार है। पर्वतेश्वर ये पंजाब के राजा हैं। ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस, मतलब ग्रीक जो हमने इतिहास पढ़ा इसमें पोरस के नाम से पर्वतेश्वर को जाना जाता है। सिकंदर जो है ग्रीक विजेता है। फिलिप्स है सिकंदर का सत्रप है। और मौर्य सेनापति जो है चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसा क्रिटीज है सिकंदर का सहचर है। विदेशी लोग हैं ये लोग, वहाँ से आए हैं, ग्रीक से, वहाँ से रोम से आए हैं लोग। फिर इसके अलावा है मालवगण तंत्र के पदाधिकारी कौन कौन हैं। देवबल, नागदत्त, गण मुख्य, ये तीनों हैं मालवगण तंत्र के पदाधिकारी। यवनदूत कौन कौन है। साइबरटियस और मेगस्थनीज, ये दोनों यवनदूत हैं। गांधार नरेश इसमें है आंभिक के पिता। सिल्यूकस है सिकंदर का सेनापति। और दंडायन एक तपस्वी के रूप में आए हैं। ये हैं तपस्वी, मैंने गलती से शायद इनको कह दिया था, कात्यायन को। ये तो मगध के वो हैं, अमात्य हैं। अमात्य माने मंत्री, मुख्यमंत्री कह सकते हो। अब स्त्री पात्रों में कौन कौन है। अलका ये तक्षशिला की राजकुमारी हैं। सुवासिनी ये शक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला और नीला ये दोनों पात्रों का नाम पूछा गया था कि किस नाटक के पात्र हैं, नेट में आ चुका है। तो ये दोनों कल्याणी की सहेली हैं चंद्रगुप्त नाटक में। मालविका ये सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो ये नीला जो है कल्याणी की सहेली है और एलिस जो है ये कार्नेलिया की सहेली है। अब इसका प्रथम अंक शुरू होना है और इसका स्थान नोट कर लेंगे। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ दिखाया गया है। तक्षशिला बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था पहले। अब यहाँ पे पात्र कौन कौन है। चाणक्य और सिंहरण दिखाए गए हैं। याद रखना, चाणक्य और सिंहरण। और एक बार और रिवाइज कर लो आप कि सिंहरण है कौन। यहाँ पे आपने देखा है मालवगण मुख्य का कुमार है। प्रथम अंक है चाणक्य। सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। चाणक्य जी कह रहे हैं, शिक्षक हैं ये वहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए यहाँ पे रुका हुआ था और तुम्हें मतलब कि भावी स्नातकों को, स्नातक देखिए उस समय भी होते थे जो ग्रेजुएट होने वाले थे, उनको अर्थशास्त्र पढ़ाकर उनको गुरु दक्षिणा मतलब कि चुका देनी थी। सिंहरण कहता है
आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ये अपने विचार बता रहा है, उनका शिष्य है, कि आर्य मालवों को, मालवा के लोगों को हमें अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र सीखने की आवश्यकता है। अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण कहता है, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। तो उसको आज्ञा मिली है कि तक्षशिला की मतलब कि राजनीति पे क्या चल रहा है उस पर दृष्टि गड़ाए रखे, मतलब उसकी देखे कि क्या चल रहा है वहाँ की तक्षशिला में। चाणक्य कहते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? यवनों के दूत आए हुए हैं, इनको पता नहीं है, ये चाणक्य को पता है क्यों आए हैं, बता रहे हैं। सिंहरण कहते हैं, मैं उन्हें उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। ये प्रस्तुत हो रही है, यहाँ तक बेटा बहुत प्रसिद्ध कथन है, पूछ लिया जाता है किसका है ना, तो ये सिंहरण का है ना, कि जानने की चेष्टा कर रहा है यवनदूत क्यों आए हैं, क्योंकि आर्यव्रत जो है भारत देश के लिए आया है लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। जो यवनों का आना हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे कुचक्र चला जा रहा है। उत्तर पथ के खंड राजद्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। उत्तर पथ के जो आपस में जो है राज्य हैं, देश में आपस में द्वेष है, जलन है, तो आपस में ये लोग लड़ मर रहे हैं, तो शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। सहसा आंभिक और अलका का प्रवेश। याद रखना, सिंहरण और चाणक्य बात कर रहे हैं, गुरुकुल में है, कहाँ? तक्षशिला में। तभी कौन आता है? आंभिक और अलका। आंभिक, कैसा विस्फोट? युवक तुम कौन हो? सिंहरण बताता है, एक मालव। आंभिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता, मतलब डिटेल में बताओ। बताता है, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंभिक बताता है, देखता हूं कि तुम दुर्विनीत भी हो, मतलब तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। मतलब मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे यहाँ की शिक्षा का भी गर्व है। आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि ये अंभिक और अलका कौन है। बार बार मैं बताती चल रही हूँ कि आप लोगों को नाटक अच्छे से समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आंभिक कौन है? तक्षशिला का राजकुमार है। मतलब जहाँ पे गुरुकुल है, तक्षशिला में ही गुरुकुल है ना, वहाँ का राजकुमार है, तो उसको तो घमंड होगा ही, है ना। और वहाँ की राजकुमारी ये अलका है। तो ये दोनों भाई बहन है एक तरह से देखो तो। ये अलका आ गई, कहाँ गई अलका? कहाँ गई हमारी अलका? कहाँ? ये सबसे ऊपर है, ये तक्षशिला की राजकुमारी। तो समझ में आया, ये दोनों राजकुमार राजकुमारी मतलब भाई बहन है तक्षशिला के ही। और तक्षशिला में ही कहाँ है? विश्वविद्यालय है तक्षशिला का। गुरु कौन है? चाणक्य है। और सिंहरण वहाँ के विद्यार्थी हैं जो बाहर से पढ़ने आए हैं, सोचो, है ना, मालवा से वहाँ पढ़ने आए हैं। अब फिर से दृश्य पे आते हैं। आंभिक कहता है, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? ये देखो, यहाँ पे जो बात खत्म होती है ना, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, ये इतनी बात ये सुनते हैं आंभिक, तो ये कैसा विस्फोट, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें तुम्हारा भी कुछ हाथ है। चाणक्य चुप रहता है। आंभिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। अब देखो, शिक्षक से ऐसे, टीचर से ऐसे बात कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। बहुत प्रसिद्ध कथन है चाणक्य का। खैर, पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि चाणक्य ही नहीं कहा है, ब्राह्मणों के विषय में उन्होंने सत्यता यहाँ बोल दी है। उसको ये घमंड है कि मतलब मेरे पिताजी का राज्य है, मैं राजकुमार हूँ, तो किसी से कुछ भी कह सकता हूँ। आंभिक कहता है, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। देखो, ऐसे बात कर रहे हैं। सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं, और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी है, एक थक्के की राह देख रही है। एक धक्का बस लगने की देर है, आर्य जाति का पतन यहाँ पे उनको दिखाई दे रहा है चाणक्य जी को। दस्यु मतलब लुटेरे, और मलेच्छ कह रहे हैं जो मुगल जो आने वाले बाहर से जो आए दुश्मन, उनके बारे में कहा है आंभिक। और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो, अब इन्हीं पे इल्जाम लगा रहा है।
सिंहरण बोलता है, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक। अब ये इसकी बात आधे छोड़ जाता है, मतलब छूट जाती है। आम्बिक का कथन है, बस बस दुधर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। कुछ नहीं, नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार, अब सोच लीजिए, यूनिवर्सिटी में आजकल के विद्यार्थियों के ऊपर लेके देख सकते हैं। ये दोनों विद्यार्थी आपस में ही, खैर ये तो उनसे बात कर रहे थे चाणक्य से सिंहरण, वो बीच में आता है और टोकता है उसको। किसका घमंड है? अपने पद का घमंड है, राजकुमार होने का घमंड है। तो मेरी आज्ञा है बोलता है, तो वहाँ पे सीधे कह देता है कि राज्य तुम्हारा, भले तुम राजकुमार होंगे, लेकिन गुरुकुल में केवल गुरु की आज्ञा ही शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार मतलब दिखा रहे हैं एकदम बहादुर है भाई सिंहरण। अलका भी बीच में बोलती है, भाई इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी स्मरणीय है, सुनने लायक है, जाने दो। मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। आम्बिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है, आधी बात सुन के उसको इसमें रहस्य समझ में आ रहा है। सिंहरण, देखिए ये जो टिक लगा है, मतलब महत्वपूर्ण कथन है सिंहरण का। हाँ हाँ, रहस्य है, यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यव्रत की सुख रजनी की शांत निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार, संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आम्बिक पैर पटक कर, ओह ऐसा है, युवक तुम बंदी हो। कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। मालव का युवक कदापि बंदी नहीं हो सकता। अब ये तलवार निकाल लेता है। तब तक चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। तीसरा विद्यार्थी समझ लीजिए उनका आ जाता है, चाणक्य का। ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? खड़ग निकाल लेता है ना, उसको चंद्रगुप्त रोकता है। व्यंग से कहता है सिंहरण, वह तो स्वर्ण से भर गया है, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्यु दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। मतलब वो चंद्रगुप्त उसकी तरफ से बोलता है, तो यह सोचता है सब ग्रुप बना के एक साथ मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। चंद्रगुप्त, क्यों, क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? मतलब इसको दंड भोगना पड़ेगा ना, कहता है मृत्यु दंड। तो किस लिए? क्योंकि भाई वो बाहर से आया है, दूसरे राज्य से तुम्हारे राज्य में शिक्षा ग्रहण करने आए, तो केवल इसीलिए दंड मिलेगा। आम्बिक तलवार चलाता है, चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्बिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। वीर चंद्रगुप्त बस, सिंहरण का है, वीर चंद्रगुप्त बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ, मतलब अपने भाई को लेके जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुंचेगा। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। शुभ आम्बिक उसके साथ चला जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। मतलब राजकुमार के ऊपर इन्होंने द्वंद्व युद्ध कर लिया, तलवार निकाल ली, तो अब तुम्हारी खैर नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शिक्षक गुरुजी उनको बोल रहे हैं। चाणक्य, चंद्र, आर्य हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। मतलब परीक्षा बाकी थी, ये मगध के थे और ये मालवा के थे। सिंहरण, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। बिल्कुल अकारण नहीं होना चाहिए रक्तपात। फिर से चंद्रगुप्त, आप लोग देख पा रहे हो मैं बार बार पात्रों का नाम ना लूं क्या, लेकिन जरूरी हो जाता है जिससे आप समझ में आए, जो लोग सुन रहे हैं केवल। अब चंद्रगुप्त का कथन, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। बहुत प्रसिद्ध कथन है ये भी। संसार भर की शिक्षा का अर्थ क्या है? कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। चाणक्य, सिंहरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। फिर चाणक्य का कथन महत्वपूर्ण है, तुम मालव हो और यह मागध। मालवा का कौन है? सिंहरण। मगध का कौन है? चंद्रगुप्त। यही तुम्हारे मान का अवसान है न, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा।
मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। मतलब अपने अपने राज्य का नाम भूलकर केवल एक नाम लो, भारत देश का, आर्यव्रत का। क्या तुम नहीं देखते कि आगामी दिवसों में आर्यव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पद दलित होंगे। मतलब विदेशी विजेता जो सिकंदर की बात हो रही है, वो सबको जीतते हुए आ रहा था ना। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंबिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह शुद्र हृदय आंबिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावत का सर्वनाश होगा। मतलब ये दुश्मनों से मिल जाएगा और भारत का सर्वनाश होगा, ऐसा चाणक्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य कहते हैं, साधु तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण, आर्य आपका आशीर्वादी मेरा रक्षक है। अब चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान होता है। सिंहरण वही है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। ये महत्वपूर्ण है और आ चुका है ये कथन सिंहरण का। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश होता है। सिंहरण वहीं रुका था, तब तक वहां अलका आती है। अलका, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया, मतलब अभी छोड़कर नहीं गए? क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण नहीं था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ भी पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर सिंहरण का कथन है, मानव का दानव से भी ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, मुझे याद आ गया, ये महत्वपूर्ण है। ये मुझे लग रहा है पिछले से पिछले वाले नेट में आ चुका है। देखो ये कथन से प्रश्न बहुत आते हैं इसके, इसलिए मैं एक एक पंक्ति पढ़ा रही हूँ। चाहती तो मैं सारांश बता के आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ठीक है, एक एक पंक्ति मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि मानव का दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। सिंहरण का कथन है, बहुत बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग अंडरलाइन करके रखना। अलका कहती, मालव तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है, मतलब जीवन तुम्हारा खतरे में है। राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए मैं कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यव्रत है। इसीलिए तो, मतलब पूरा भारत ही मेरा देश है, इसीलिए तो। क्या कहते हो? अलका आश्चर्य से बोलती है, गांधार आर्यव्रत से भिन्न नहीं है, इसलिए उनके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। सिंहरण बताते हैं। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यव्रत के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यव्रत की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेह अनुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी। किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती, सिंधु नदी को पार करते हुए आ रहे थे वो लोग, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम? अपना नाम सिंहरण। मालव गण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अभी तक ये नाम नहीं जानती थी, नाम पूछा तो उसने बताया मालव गण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के लिए तरफ आकर्षित हो चुके हैं। अब ये दूसरा अंक शुरू होता है। मगध सम्राट का विलास का आनंद दिखाया। अब यहाँ पे मगध का दृश्य है। पहले हमने तक्षशिला का दृश्य देखा, गुरुकुल का, और अब यहाँ पे देखते हैं मगध सम्राट का, मगध का जो सम्राट है नंद, विलास का आनंद है, मतलब विलासता से भरा हुआ बगीचा जैसा है। विलासी युवक और युवतियों का विहार, मतलब घूम रहे हैं। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? ये एक विलासी राजा है बच्चों।
एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है, वसंत उत्सव मना रहे हैं मनोरंजन के लिए, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा। एक युवती से, देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद। ये राजा हैं, देखो इस स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्री को देख के इनका कथन है। एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है, मतलब मदिरा होनी चाहिए बहुत ज्यादा। वाह, यह अच्छा उलाहना रहा। अनुच्चर से, मूर्ख, अभी कुछ और सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। इसलिए मतलब मगध में जो स्त्रियां हैं वो इनके ऊपर शासन करती हैं। श्रीमती, सबसे कह दो नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चपक लेकर पहुंचते हैं, चषक सॉरी। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, धीरे पीछे पीछे कुछ नागरिक हैं। अब यहाँ पे ये राक्षस मतलब मंत्री और सुवासिनी का प्रवेश होता है। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सारे कुंजों में वो मदिरा पात्र पहुंचा रहे हैं स्त्रियों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों ही घूम रहे हैं। सुवासिनी, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी, फिर इन लोगों से पीछा कैसे छूटेगा। सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। अच्छा, तो अभिनय के साथ। सुवासिनी कहती है, सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का भी पेयर दिखाया गया है, राक्षस और सुवासिनी का। तो वो नृत्य के लिए उसको बोलते हैं तो प्रस्तुत होती है, लेकिन कहती है कि जो राक्षस है मंत्री है उसको भी कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक वहाँ कोई उसी में से कोई एक बोलती है, और तुम देवयानी क्यों? यही न, राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो। चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कहे, इतने बड़े कुला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए तो इतना भी नहीं जानता। आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुहासिनी का भाव सहित गान है। गाने को नोट करते जाना, कौन कौन से गाने किस अंक में आए हैं। तो भी दूसरे अंक में हम ये गान देखते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्या, नत मस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन दरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। ये गीत है, गान है, मतलब नृत्य करिए कौन? सुवासिनी नंद के कानन कुसुम में। साधु साधु, इसके बाद दिखाते हैं साधु साधु की ध्वनि होती है। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। उसके नृत्य से मोहित होकर नंद उसको बुलाने के लिए कहता है। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी, मतलब इतना अच्छा अभिनय था, वास्तविक लग रहा था। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। वह क्या? नंद पूछता है। सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। वो आर्य के लिए उसको अभिनय करने के लिए कह रही है। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा में तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम। सुवासिनी पात्र भर देती है। सुवासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। अब ये राक्षस का गीत है। निकल मत बाहर दुर्बल, आ लगेगा तुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। ये दूसरे ही अंक का दूसरा गीत है। एक गीत गाया किसने? हमारी सुवासिनी ने, और दूसरा गीत गा रहा है राक्षस। ये गीत है पूरा। हिलाकर धड़कन से अवनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। उनके कुल की जय बोल रहे हैं। नंद, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातुष्पुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न, उसके पिता के नाम जानकर उसको अपने उसमें मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है।
सब लोग, सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो, नंद और सुवासिनी तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। उसका अभिनय देखकर उसको अपने अभिनयशाला की रानी बना दिया है। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। ये तीसरा वो है, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, चाणक्य प्रवेश करके, ये दृश्य तीसरा चल रहा है ना, अंक वही चल रहा है। झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यही मुझे गोद में बिठाकर राजमंदिर का सुख अनुभव करते थे। चाणक्य याद कर रहा है। ब्राह्मण थे, ऋतु और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे, कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा, वो याद कर रहा है। पाटलिपुत्र में है ये, और एक मतलब टूटी फूटी झोपड़ी में है। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम, इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो। चाणक्य, ये घर हैं जिन्हें पशु की खो कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण या रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक क्या तुम किसी को खोज रहे हो। चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ, यहाँ यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो। प्रतिवेशी सोचकर, ओहो कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया। बता रहा है उनके बारे में हंसकर। वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शकटार के लिए उसने सुना कि राजा ने शकटार को बंदी गृह में वध करवा डाला था। ब्राह्मण ने नगर में सन्या के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्य का जारज पुत्र नंद, महापद्य का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज कर रहा है, नागरिकों सावधान। मतलब राजा के विरुद्ध उसने बोलना शुरू कर दिया था। ये पूछता, अच्छा तब क्या हुआ। प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कर्ण से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र शकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मास्त्र बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोंपड़ी है। ये वही चड़क की झोंपड़ी है। उसे बुलाकर, वो जाता है, उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। क्या पूछते हो जी, तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। नंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह बताओ शकटार का कुटुंब कहाँ है। प्रतिहारी, कैसे मनुष्य हो, अरे राजगोपालन में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। अच्छी, मतलब वो सब उसके परिवार सब जल के मर गए। जाना चाहता है चाणक्य, हे भगवान एक बात दया करके और बता दो, शकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है। अब यहाँ पे देख रहे हो, शकटार की कन्या है वो सुवासिनी, जिसको उन्होंने अभिनेत्री बना दिया है, मतलब अभिनय की रानी बना दिया है अपने उसमें। बताता है प्रतिहारी, युवक वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो वह अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है, प्रतिहारी चला जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, अपने पिता को याद कर रहा है, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था। मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। मगध के लिए बोल रहा है। ठहर कर, एक बार चलूं नंद से कहूं, नहीं परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं देख कर। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है, मतलब झोपड़ी टूट फूट गई थी लेकिन लकड़ी का एक स्तंभ खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भावरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंभा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। भावुक है यहाँ पे चाणक्य, अपने बचपन को याद कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चों मैं सोच रही हूँ आज की क्लास को विराम देती हूँ। ये चौथा दृश्य जो है अपन लोग कल देख लेंगे, ठीक है, एक साथ, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चौथे दृश्य को कल करेंगे, बाकी के तीनों दृश्यों को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। चलिए फिर मिलते, बाय बाय।